नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, कुशल से होंगे। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भगवान आप लोगों को सकुशल रखे, स्वस्थ रखे और सुखी रखे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रीपोजिशन वाले में, फिक्स प्रीपोजिशन में हम लोगों ने 20 प्रीपोजिशन पढ़े थे। फिक्स प्रीपोजिशन क्या था ये बताए थे। किसी नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के बाद जब कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लगते हैं, जब कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि उन वर्ब्स के बाद, उन वर्ब के बाद, उन नाउन्स के बाद, उन एडजेक्टिव्स के साथ वही प्रीपोजिशन लगेंगे। तो उसी कड़ी में आज फिक्स प्रीपोजिशन का दूसरा एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, और उम्मीद है कि ये वाला भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा। तो फिक्स प्रीपोजिशन के इस दूसरे एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन से 20 वर्ड्स हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आज वाले में पहला वर्ड है एश्योर। एश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, किसी को आश्वस्त करना। तो एश्योर में देखिए, पहला एश्योर के साथ क्या लग रहा है, पहला वाले में देखिए ऑफ लिखा हुआ है। जब हम किसी को किसी चीज के लिए आश्वस्त करते हैं, जैसे हम ये कहें कि मदद के लिए मैं किसी को आश्वस्त करता हूं, तो जैसे हम ये कहते हैं कि आई एश्योर्ड हिम ऑफ माई हेल्प। आई एश्योर्ड हिम ऑफ माई हेल्प, मैंने उसे अपनी मदद के लिए आश्वस्त किया, उसको यकीन दिलाया। तो एश्योर अगर किसी को करते हैं तो उसके साथ ऑफ लगता है। और दूसरा वाला प्रीपोजिशन देखिए लिखा हुआ एसोसिएटेड। देखिए एसोसिएटेड, एसोसिएटेड के साथ क्या लग रहा है, विद लग रहा है। कोई किसी से जुड़ा हुआ, जैसे आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आप एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो यू आर एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद विद एन इंस्टीट्यूशन, विद एन एनजीओ। तो इस तरह से हो जाता है, एसोसिएटेड के बाद विद लग जाता है। तीसरा वाला देखिए लिखा हुआ है अटेंशन। ठीक है ना, तो अटेंशन के साथ क्या लगता है, टू। जैसे हम कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो हम कहते हैं पे अटेंशन, पे प्रॉपर अटेंशन टू योर हेल्थ। आप पढ़ाई पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। तो हम ये कहेंगे कि बिसाइड, बिसाइड्स मतलब हो गया के अलावा, बिसाइड्स योर स्टडीज पे सम अटेंशन टू योर हेल्थ। तो अटेंशन के बाद क्या लगा, टू लगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, अवेल। अवेल ये बहुत पूछा जाता है। अवेल का मतलब होता है जैसे कोई अवसर उपलब्ध है तो उसका आप फायदा उठाएं, मौके का फायदा उठाएं। तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। उसके बाद जिस चीज का आप फायदा उठाएंगे उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। जैसे हम कहें कि आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आप मेरी सुधाई का नाजायज फायदा मत उठाइए। तो यू शुड नॉट अवेल योर सेल्फ ऑफ माई इनोसेंस, ऑफ माई सिंप्लिसिटी। तो ये हो जाता है। अवेल के बाद क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ऑफ लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, अवेयर। अवेयर का मतलब होता है आप किसी चीज से अवगत हैं, किसी चीज की आपको जानकारी है, यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो अवेयर के बाद क्या लगता है, ऑफ। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, मैं उस खतरे से अवगत नहीं था, मुझे उस खतरे का कोई भी आभास नहीं था। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, क्या लगा, ऑफ लगा। अवेयर के साथ क्या लगा, ऑफ। अगला देखिए, बिवेयर के साथ क्या लगा हुआ है, फिर ऑफ। बिवेयर का मतलब होता है से सावधान। आजकल देखिए अक्सर लोगों के घर में मतलब डेंजरस डॉग्स, कुछ लोगों के यहाँ तो क्या कहते हैं, टॉय डॉग्स होते हैं। टॉय डॉग्स मतलब खिलौना नहीं होते, सजीव हैं, लेकिन वो खेलने के काम आते हैं। वो छोटे से नन्हे मुन्ने, बड़े झबरीले बालों वाले, डेंजरस नहीं होते हैं, खेलने में ठीक लगते हैं, साथ में बड़े प्यारे से लगते हैं, चुलबुले से। तो वो डॉग्स होते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, इस तरह की ब्रीड के होते हैं। अब भाई जिसके यहाँ जर्मन शेफर्ड पला हुआ है तो वो तो गेट पर लिखेगा ना कि कुत्तों से सावधान। देखिए कितना डिफरेंस आ गया। किसी जमाने में गेट पर लिखा होता था लोगों के कि आइए आपका स्वागत है, वेलकम लिखा होता था। अब गेट पे लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिएगा। जैसे बैंक जाइए तो लिखा होता है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो बिवेयर के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। आपको जिससे सतर्क किया जा रहा है, जिससे सावधान किया जा रहा है, चाहे जेब कतरे हों चाहे कुत्ते हों, तो उससे सावधान किया जाएगा। तो लिखा होगा बिवेयर ऑफ, बिवेयर के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगता है। चलिए देखिए,
अगला वाला लिखा है बेस्ड, तो बेस्ड के साथ क्या लगता है, हमेशा ऑन लगता है। जैसे ये कहें कि हमारी ये बात इस रिसर्च पर बेस्ड है, तो क्या कहेंगे कि माय स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिसर्च, तो बेस्ड के बाद क्या लगाया जाता है, ऑन लगाया जाता है, फिक्स है, बेस्ड के बाद ऑन ही लगेगा। अगला लिखा है बिलोंग, तो बिलोंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है। और उसी तरह से एक है कम, तो कम के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम। बिलोंग टू और कम फ्रॉम एक ही चीज होती है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं एक गांव से संबंध रखता हूँ, तो अगर मुझे ये कहना हो कि मैं एक गांव से संबंध रखता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, आई बिलोंग टू अ विलेज। या अगर इसी को कम से कहेंगे तो क्या कहेंगे, आई कम फ्रॉम अ विलेज। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तो क्या होगी, सी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, या सी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। कम सेम सेंस में बिलोंग के बाद टू लगेगा, कम के बाद फ्रॉम लगेगा। तो कम अभी नहीं आया है, अगले वाले में आ जाएगा। तो कम के बाद फ्रॉम लगाना है, बिलोंग के साथ टू लगाना है, तो बिलोंग टू हो गया। चलिए आगे लिखा है बेंट या हेलबेंट, बेंट या हेलबेंट के साथ क्या लगना है, ऑन लगाना है। तो बेंट या हेलबेंट का मतलब क्या होता है, बेंट का मतलब भी वही हो जाता है, ठान लेना। आप किसी चीज को एकदम से ठान लिए हैं, जिद कर लिए हैं कि हम ये करके रहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको एग्जाम देना हो और आपने ये जिद कर लिया है, आपने ठान लिया है कि हम सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई करके रहेंगे चाहे जो हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि यू आर बेंट ऑन क्वालिफाइंग सीजीएल, यू आर बेंट ऑन क्वालिफाइंग सीजीएल। या हेल बेंट ऑन होता है एक, तो हेल बेंट ऑन का मतलब होता है वो भी होता है ठान लेना। तो हेल बेंट में क्या हो जाएगा, चाहे सर कटा दें, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम ये काम करके रहेंगे। तो बेंट ऑन का थोड़ी ज्यादा डिग्री में, हायर डिग्री में क्या हो जाता है, हेल बेंट हो जाता है। लेकिन बेंट और हेलबेंट दोनों के बाद क्या लगता है, ऑन लगता है, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ये बेंट के बाद ऑन लग गया। और आगे लिखा है ब्लेस्ड विद, ब्लेस्ड के साथ क्या लगता है, विद लगता है। बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी वर्ब है और उसके साथ बड़ा अच्छा प्रीपोजिशन है। ब्लेस्ड के साथ विद कब यूज किया जाता है, जैसे आपको किसी मतलब उपहार से नवाजा गया, किसी खास टैलेंट से आपको नवाजा गया है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से, क्रिकेट के टैलेंट से, बैटिंग के टैलेंट से उनको नवाजा गया, नेचर ने उनको स्पेशली वो टैलेंट दिया था। तो हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर वाज ब्लेस्ड विद स्पेशल टैलेंट ऑफ बैटिंग। जैसे लता जी हैं, तो लता मंगेशकर जी, तो उनको गाने का बहुत अच्छा टैलेंट ऊपर वाले ने गिफ्ट के रूप में दिया है, प्रकृति की मेहरबानी थी उनके ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि लता मंगेशकर इज ब्लेस्ड विद स्पेशल टैलेंट ऑफ सिंगिंग, ब्लेस्ड विद मेलोडियस वॉइस। सर लता मंगेशकर को एक सुरीली आवाज प्रकृति ने उपहार में दे रखी है, नजराना दे रखा है उन्होंने, वो बेशकीमती नजराना जिससे वो दुनिया का मन मोह लेती हैं। तो ब्लेस्ड विद। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि किसी की किस्मत बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं ही इज ब्लेस्ड विद गुड लक। जैसे किसी के यहाँ मान लीजिए पुत्री पैदा हुई, तो मैं तो मानता हूँ कि पुत्री पैदा हुई तो ये भी एक सौभाग्य की ही बात है, हालांकि कुछ लोग दुर्भाग्य मानते होंगे, वो उनकी इच्छा है। तो हम ये कहें कि पिछले हफ्ते मेरे दोस्त के घर पुत्री पैदा हुई, तो हम कहेंगे कि लास्ट वीक माय फ्रेंड वाज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। तो ब्लेस्ड विद लगा, उनके यहाँ पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये होता है इसके साथ। ऐसे ही हम ब्लेस्ड के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ठीक है, और जो कुछ बचे हुए हैं 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 प्रीपोजिशन हम लोग। लिखा है बोस्ट, देखिए बोस्ट के साथ क्या लगा है, ऑफ समथिंग। बोस्ट का मतलब क्या होता है, डींगे मारना, सेखी बघाड़ना। जैसे हम कहते हैं कोई, मान लीजिए कोई आदमी बहुत खूबसूरत है, या कोई बहुत नॉलेज है किसी के पास, किसी के पास बहुत ताकत है, किसी के पास बहुत धन है, इन्हीं चीजों का घमंड होता है ज्यादातर। सबसे ज्यादा घमंड किसका हो जाता है, धन का बड़ा घमंड होता है, ताकत का बड़ा घमंड होता है, जैसे रावण को हो गया था। वो रावण को तो धन का और ताकत का दोनों हो गया था। खैर, एक घमंड होता है रूप। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। और इन्होंने गबन, एक उपन्यास है इनका, गबन में कहा था रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। तो खूबसूरती का भी घमंड होता है बहुत से लोगों को। और ज्ञान आने पर घमंड होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान, जब वास्तविक ज्ञान होगा तो घमंड होगा भी तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान आ जाता है तो घमंड भी आ जाता है। खासतौर से यही चार चीजें होती हैं जिनका घमंड हुआ करता है। तो जब घमंड होगा तो आदमी उसकी डींगे मारेगा, सेखी बघारेगा,
तो बोस्ट, बोस्ट के साथ क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति पर सेखी नहीं मारनी चाहिए, डींगे नहीं मारनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर पैटर्नल, ठीक है ना, यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल एसेट्स, पैटर्नल वेल्थ, ऐसे कहेंगे। तो बोस्ट के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, आप जिस चीज की डींगे मार रहे हैं। तो एक और अगला वर्ड है, देखिए ब्रूड, ब्रूड के साथ क्या लगता है, ओवर। तो ब्रूड का मतलब क्या होता है, थिंक, थिंक, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, थिंक है, पॉन्डर है, PONDER, पॉन्डर मतलब होता है ना सोचना, बड़ी गहराई से किसी चीज का चिंतन करना, मनन करना, म्यूज। तो ब्रूड, अब लगातार एक किसी ने सुबह मान लीजिए किसी कोई बात ऐसी कह दी जो आपके दिल को लग गई, तो आप सुबह से लेकर के दिन भर उसी चीज को, आपके दिमाग में वही एक ही चीज चल रही है, बार बार उसी चीज पर सोच रहे हैं, तो ये हो जाता है ब्रूड ओवर, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग ही हैज बीन ब्रूडिंग ओवर व्हाट हिज फादर हैज सेड टू हिम, उसके पापा ने जो बात कही थी उसी को दिन भर वो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, ये होता है ब्रूड के बाद ओवर लगेगा, ठीक है ना, ब्रूड ओवर हो गया। एक लिखा है बस्ट है, तो बस्ट के साथ देखिए क्या लगता है, इनटू लगता है, बस्ट इनटू। बस्ट मतलब ये नहीं होता है कि टायर फट गया आप लोग ये सुन रहे होंगे ना कि हवा ज्यादा थी और टायर फट गया तो बस्ट हो गया, ट्यूब बस्ट हो गई, टायर बस्ट हो गया, कहीं फोड़ा हुआ है वो फट गया तो वो क्या हो गया, बस्ट हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ बस्ट मतलब होता है फट जाना, लेकिन कौन सा फटना है, रोना या हंसना। कभी कभी लोग हंसने के लिए फट पड़ते हैं, तो मतलब हंसी फट जाती है, मतलब क्या हुआ, वो शुरू हो जाएंगे तो नॉन स्टॉप हो जाएंगे, पॉज नहीं होगा, जरा देर में रुकेंगे, या रोना शुरू कर देते हैं। तो फुट फुट कर रोना, रोना या ठहाका लगा के हंसना, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, बस्ट। तो बस्ट के बाद क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, बस्ट इनटू लाफ्टर या बस्ट इनटू वीप हो जाएगा, बस्ट इनटू क्राई हो जाएगा, बस्ट इनटू टीयर्स हो जाएगा। तो वो फुट फुट कर हंसने, फुट फुट कर रोने के लिए और ठहाका लगाकर हंसने के लिए, बस्ट इनटू टीयर्स मतलब रोने लगे, बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब ठहाका लगा के हंसने लगे। चलिए, तो बस्ट के साथ इनटू हुआ, हम आगे चलते हैं बिजी। तो बिजी के साथ क्या यूज करना है हमें, देखिए बिजी के साथ क्या लगा हुआ है, बिद लगा है बेटा, बिजी, बिद। आप किसी काम में बिजी हैं, जैसे मान लीजिए आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ही इज बिजी विद हिज होमवर्क, ही इज बिजी विद हिज असाइनमेंट। तो बिजी के साथ विद लगेगा, आप जिस काम में व्यस्त होंगे, तो बिजी के साथ विद लग गया। अब कॉज के साथ देखिएगा, दो एक साथ देखिएगा आप लोग, कॉज के साथ क्या लग रहा है, ऑफ, और रीजन के साथ क्या लग रहा, फॉर, एक साथ दीजिएगा। कॉज का मतलब भी होता है कारण, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा, ऑफ। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, उसके साथ क्या लगेगा, फॉर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉज ऑफ और रीजन फॉर। फिर एक बार बता दे रहा हूं आपको, कॉज माने भी कारण होता है, रीजन माने भी कारण होता है। अंतर क्या है, कॉज के साथ आप लगेगा और रीजन के साथ फॉर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है क्लू। क्लू का मतलब क्या होता है, सुराग, किसी चीज का सुराग। आपने सीआईडी देखा होगा, अगर टीवी सीरियल की बात कर रहा हूं, तो सीआईडी में कुछ मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लू। क्लू मतलब क्या हुआ, सुराग, कुछ कोई क्लू मिल जाता है जिससे वो केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो क्लू जब किसी चीज के लिए कोई मिलता है, तो क्लू टू, क्लू के बाद क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, टू, कई बार पूछा गया है। क्लू के बाद क्या लगना है, टू। और एक लिखा है कमेंस, कमेंस के साथ ऑन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बहुत बार पूछा गया है। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना या बिगिन होना, किसी चीज की शुरुआत होना। जैसे मान लीजिए कि रामलीला, आपके गांव में रामलीला सोमवार को शुरू होगी, तो सोमवार को रामलीला शुरू होगी तो क्या कहेंगे, रामलीला विल कमेंस ऑन मंडे, ठीक है ना, सोमवार से शुरू होगी। कोई भी चीज है, एग्जामिनेशन हो सकता है, रामलीला हो सकता है, या कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जो किसी एक ड्यू डेट को, किसी एक ड्यू डे को शुरू हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, कमेंस के साथ जो टाइम दिया होगा उसके पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा, तो कमेंस के साथ ऑन लगता है। चलिए ठीक है। एक वर्ड बचा कंप्लाई, तो कंप्लाई के साथ क्या लिखा है, विद। कंप्लाई विद का मतलब, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने एक वर्ड बताया था, एबिड बाय, अबाइड बाय, अबाइड के बाद क्या होता है, बाय। जैसे हम रूल रेगुलेशंस का पालन करते हैं, मान लीजिए आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, या आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो सपोज करिए कि आप सिलेक्शन आपका हो गया और आप एक अधिकारी बन गए, आपके सीनियर ने मीटिंग ली, तो सीनियर ने मीटिंग ली, आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो मीटिंग में एक प्रोटोकॉल होता है कि सब लोग फोन को साइलेंट मोड पर रखेंगे। तो ये प्रोटोकॉल हो गया, ये वहाँ का रूल्स है, ये वहाँ का रेगुलेशन हो गया।
तो आपको उस रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, उस रूल का पालन करना पड़ेगा। तो क्या लगाते थे आप, अबाइड के साथ बाय यूज करते थे। ठीक उसी तरह से कंप्लाई है, तो कंप्लाई के साथ क्या यूज होता है, विद। अबाइड बाय, कंप्लाई विद, मीनिंग सेम। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, कंप्लाई के साथ विद यूज किया जाता है जब आप किसी रेगुलेशंस, रूल या कोई प्रोटोकॉल है, कोई ये कह सकते हैं कि मतलब वहाँ की वो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ का, तो डेकोरम है वो। तो डेकोरम का जब आप पालन करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हैं, तो होता है कंप्लाई विद, चाहे आप अपनी मर्जी से करें चाहे मजबूरी में करना पड़े। ठीक है, एक वर्ड है कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ क्या लगता है, हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है ना, कंप्राइज और कंसिस्ट में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। कंप्राइज अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन कंसिस्ट में क्या होगा, प्रीपोजिशन लगेगा। कंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑफ। जैसे मान लीजिए एक कमेटी है, एक कमेटी में 10 मेंबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि दिस कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स। और कंप्राइज लगाएंगे तो दिस कमेटी कंप्राइजेज 10 मेंबर्स। कंप्राइजेज में ऑफ मत लगाइएगा। दिस कमेटी कंप्राइजेज 10 मेंबर्स, वही कहेंगे दिस कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स। तो कंसिस्ट में ऑफ लगाना है, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो ये थी हमारी आज की बात। जो 20 वर्ड्स हैं, इसमें कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ वर्ब हैं, कुछ नाउन हैं, किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है कि हम 20 क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करवा लेते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेशन की ओर बढ़ते हैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है कि दे एश्योर्ड मी डैश माय सिलेक्शन इन द एनडीए। मान लीजिए आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपके टीचर्स ने कहा आपको कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, उन्होंने यकीन दिलाया, आश्वस्त किया। तो एश्योर के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता था, एश्योर जब आप किसी को किसी बात के लिए यकीन दिलाते हैं तो एश्योर के बाद कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। फिर वही पुराना सिस्टम आपको सॉल्व करने के लिए टाइम देंगे 5 सेकेंड का। तो 5 4 3 2 1। एश्योर के साथ क्या लगता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑफ। फिक्स क्या है, एश्योर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सी हैज बीन एसोसिएटेड डैश द प्रोजेक्ट। तो एसोसिएट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करते समय बताया था कि आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमने कहा था यू आर एसोसिएटेड डैश द एनजीओ, इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो एसोसिएट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेगा, आप याद करिए और लगाइए। काउंटडाउन शुरू होता है, 5 4 3 2 1, ओवर। चलिए बताइए एसोसिएटेड के साथ क्या यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है, एसोसिएटेड विद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ही ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, उसने ऑडियंस का ध्यान आकर्षित किया। अटेंशन के बाद क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, अटेंशन जब किसी का किसी और ध्यान आकर्षित किया जाता है तो अटेंशन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। हमने कहा था कि आप अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन डैश योर हेल्थ। तो हमने क्या लगाया था, अब आपको याद आ गया होगा। चलिए आप लगाइए क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 1। तो क्या लगेगा, अटेंशन के बाद लगता है टू या टूवर्ड्स। देखिए उस समय मैंने क्या बताया था, टू बताया था, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो टू और टूवर्ड्स दोनों लगते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, टू और टूवर्ड्स दोनों हो सकते हैं। तो अगर वो टू नहीं है यहां पर तो क्या लगेगा, टूवर्ड्स, पे अटेंशन टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो टूवर्ड्स भी लगता है टेंशन के बाद और टू भी लगता है, अगर टू नहीं मिला तो टूवर्ड्स लगा देंगे, अगर टू टूवर्ड्स दोनों एक साथ ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यू शुड बी क्विक टू अवेल डैश एवरी अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा उठाने के लिए अवेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। 5 4 3 2 1, टाइम खत्म। चलिए बताइए, तो अवेल के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो है ऑफ, अवेल के साथ ऑफ लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन होगा ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शी वॉज नॉट अवेयर डैश एनीथिंग
दैट वाज हैपनिंग अराउंड हर, उसके आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी वो उन घटनाओं से अवगत नहीं थी। शी डिड नॉट नो, उनके बारे में वो कुछ जानती नहीं थी। तो अवेयर और बिवेयर के बाद एक ही प्रीपोजिशन लगा था, तो अवेयर के साथ क्या लगा हुआ है बताइए। इसे हम कहते थे कि आई वॉज नॉट अवेयर डैश दिस थिंग। तो अवेयर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता था, लगता है, चलिए बताइए। 5 4 3 2 1। तो अवेयर के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो अवेयर के बाद ये लगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ, और इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चन पूरे हुए। और हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स रीड। यू शुड बी बिवेयर डैश वुल्फ्स। हमने कहा था कि गेट पर लोगों को लिखा होता है कुत्तों से सावधान, तो बिवेयर डैश डॉग्स। यहां बात हो रही है कि अगर आप इस जंगल से होकर गुजर रहे हों तो यू शुड बी बिवेयर डैश वुल्फ्स व्हाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अगर आप जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो भेड़ियों से सावधान रहें। तो बिवेयर के बाद क्या लगाया जाता है जब हम किसी को किसी चीज से सतर्क करते हैं? तो बता तो चुके हैं, चलिए आप लोग यूज करिए। आपका काउंटडाउन शुरू होता है कि 5 4 3 2 1। बिवेयर के बाद क्या लगना चाहिए, ऑफ। वंस मोर, आपको पता है अवेयर के बाद भी ऑफ लगता है और बिवेयर के बाद भी ऑफ लगता है। चलिए 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि योर डेटा मस्ट बी बेस्ड डैश द लेटेस्ट रिसर्च। तो जब कोई चीज किसी चीज पर बेस्ड होती है, उस पर डिपेंड होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ड के बाद क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। 5 4 3 2 1। क्या लगना चाहिए था बेस्ड के बाद, बेस्ड के बाद लगेगा ऑन। आपका आंसर क्या हो गया, ए। बेस्ड के साथ फिक्स है कि ऑन यूज किया जाएगा, बेस्ड ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दिस न्यू स्टूडेंट बिलोंग्स डैश अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो आई बिलोंग डैश अ विलेज। आई कम फ्रॉम अ विलेज। तो बिलोंग के बाद, जैसे कम के बाद फ्रॉम लगा था, उसे बिलोंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाए थे हम, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, याद करिए क्या प्रीपोजिशन लगा था, और यहाँ बिलोंग्स के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए। आपका टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 1। तो बिलोंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू। बेहिचक बिलोंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्कर्स आर बेंट टू डैश कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन द गिवन टाइम। जो वर्कर्स हैं वो दिए गए टाइम में, निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने की ठान लिए हैं। तो बेंट के बाद क्या लगता है, ठान लेने के सेंस में बेंट के बाद क्या लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, बेंट। और हेल बेंट के बाद प्रीपोजिशन लगता है 5 4 3 2 1। क्या लगेगा, ऑन। तो बेंट के बाद क्या यूज किया जाएगा, ऑन। बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वीक वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज ब्लेस्ड डैश अ प्रिटी डॉटर। पिछले सप्ताह हमारे मित्र के यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी पैदा हुई। तो जब किसी को किसी गिफ्ट से नवाजा जाता है प्रकृति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, उसे प्रकृति के लिए यूज किया जाता है। तो ब्लेस्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। हमने कहा था कि लता मंगेशकर को बहुत ही मधुर आवाज प्रकृति ने दे रखी है। बेशकीमती नजराना, बेशकीमती तोहफा है वो प्रकृति की ओर से लता मंगेशकर को। तो हम यहाँ ब्लेस्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 1। और ब्लेस्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है विद। चलिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आधा हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है ही यूज्ड टू बोस्ट डैश हिज वेल्थ एट एवरी ओकेजन। वो हर मौके पर, मौके बेमौके अपनी संपत्ति, अपनी धन, अपनी जायदाद की सेखी बघारा करता था, डींगे मारा करता था। तो डींगे मारने के लिए, सेखी बघारने के लिए बोस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया था मैंने और आपको बताया था। वो प्रीपोजिशन था 5 4 3 2 1। क्या लगना चाहिए, ऑफ। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है। बोस्ट के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, डेंगी मारने के लिए, शेखी भगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये सब लोग भी भौंकना उकना शुरू कर दिए हैं, तो आप उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उधर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आई हैव ब्रूडेड डैश द सब्जेक्ट 1000 टाइम्स। मैंने इस विषय पर हजारों बार सोचा है, हजारों बार विचार किया है। तो मैंने इस क्वेश्चन पर हजारों बार सोच विचार किया है। तो सोच विचार करने के लिए, किसी चीज पर गहराई से सोचने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? ब्रूड के साथ 5 4 3 2 1। तो ब्रूड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? हमेशा ओवर। ब्रूड के बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ओवर यूज किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया। हम लोग 13 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 12 कर चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है कि हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल से सडन डिमाइज। सडन का मतलब अचानक, डिमाइज का मतलब होता है देहावसान, स्वर्गवास। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल से सडन डिमाइज, अपने चाचा की अचानक मृत्यु, अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर सी बस्ट डैश टीयर्स, जाहिर सी बात है उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, वो फूट फूट कर रोने लगी होगी। तो फूट फूट कर रोने के लिए बस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि बस्ट के बाद क्या लगेगा ये आपको पता होगा। तो आप चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा? 5 4 3 2 1। तो बस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? इनटू। फुट फुट कर रोने के लिए बस्ट के साथ इनटू लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुंचे, तो वी सा दैट ही वॉज बिजी डैश हिज असाइनमेंट। जब हम घर पहुंचे तो हमने पाया कि वो अपना असाइनमेंट करने में बिजी था। तो बिजी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया था? हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो बिजी के बाद क्या लगता है? एट लगता है कि विद लगता है कि फॉर लगता है कि ऑफ लगता है कि इन लगता है? कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो आपके लिए टाइम आपका शुरू होता है 5 सेकेंड का। 5 4 3 2 और 1। तो बताइए बिजी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगा? बिजी के बाद लगता है विद। ही वॉज बिजी विद हिज असाइनमेंट, ही वॉज बिजी विद हिज होमवर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में बिजी के साथ लगाया हमने विद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब हम 75 क्वेश्चन का 75% इसी के साथ पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? जो शिकायत करता है, शिकायत करता। द प्लेंटिफ हैज अ गुड कॉज डैश एक्शन इन नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस क्या होता है? लापरवाही। तो लापरवाही का अच्छा कारण, अच्छा केस है उसके पास, प्लेंटिफ के पास, शिकायतकर्ता के पास। तो कॉज के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? चलिए, हमने कहा था कि कॉज के साथ ये लगता है और रीजन के साथ ये लगता है। दोनों कारण के लिए लिखते हैं, कॉज भी कारण के लिए, रीजन भी कारण के लिए। तो कॉज के साथ प्रीपोजिशन दूसरा लगता है, रीजन के साथ दूसरा लगता है। इसके तुरंत बाद आपको रीजन वाला क्वेश्चन मिलने वाला है, पर मैं अभी बताऊंगा नहीं इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है। तो कॉज के साथ क्या लगेगा आप लोग बताइए। आपका टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 1। तो कॉज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ। कॉज के साथ ऑफ यूज किया जाता है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि सो दिस इज द रीजन डैश इज कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन इन स्टडीज। उसकी पढ़ाई में लगातार जो गिरावट आई है उसका कारण ये है। तो रीजन के साथ क्या लगेगा? कॉज के साथ ऑफ लगता है, तो रीजन के साथ क्या लगता है आप बताइएगा। 5 4 3 2 1। क्या लगेगा? फॉर। तो कॉज के साथ ऑफ लगता है और रीजन के साथ क्या लगता है? फॉर। हाँ जी हाँ, आप सही सोच रहे थे कि रीजन के साथ क्या लगेगा? फॉर लगेगा। 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि इट वॉज माई आंट, हमारी चाची जी ही थी, हु गेव मी अ क्लू, जिन्होंने मुझे क्लू दिया डैश अ वुमेन्स हार्ट। ठीक है ना, तो स्त्रियों को, वुमेन को कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे उनके दिल में जगह बनाई जाती है, इस बात का राज, इस बात का सुराग किसने दिया था मुझे? हमारी आंटी ने, हमारी चाची जी ने दिया हुआ था। ठीक है ना, तो अब क्लू के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है आप याद करिए। तब तक आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। आपका टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 1। आपका टाइम खत्म हुआ। क्लू के बाद क्या यूज किया जाता है? क्लू के बाद यूज किया जाता है टू। क्लू टू समथिंग, ये मैंने आपको बताया था, सीआईडी वाला एग्जांपल दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि मिड टर्म एग्जामिनेशंस विल कमेंस डैश मंडे। मिड टर्म एग्जामिनेशंस मतलब क्या हुआ? छमाही एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू होंगे मंगल, सोमवार को, मंडे लिखा है।
सोमवार को मिड टर्म एग्जाम शुरू होते हैं। एक इत्तेफाक है, अक्सर एग्जाम सोमवार को ही शुरू होते हैं जो एकेडमिक होते हैं, और कंपटीशन के तो खेल फिलहाल संडे को होते हैं। तो मिड टर्म एग्जाम मंडे को शुरू हो रहे हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था रामलीला का, हमारे गांव की रामलीला सोमवार को शुरू होगी, तो हमने कमेंट्स के साथ क्या यूज किया था, आप याद करिए। आपको याद करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 5, 4, 3, 2 और 1। अब बताइए कमेंट्स के साथ क्या लगता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कमेंट्स के बाद क्या लगेगा, ऑन। ठीक है, आपने सही सोचा था। कमेंट्स के बाद क्या लगना है, ऑन लगना है। चलिए, आपने 18 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन और बचे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन है ऑल द ऑफिस बिल्डिंग्स मस्ट कंप्लाई विद द सेफ्टी रेगुलेशंस। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ये सेफ्टी रेगुलेशंस के अनुसार होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी रेफरेंस से मैंने एक वर्ब यूज की थी, अबाइड। अबाइड के साथ क्या लगा था, बाय लगा था। तो अबाइड बाय पिछले वाले वीडियो में था, अबाइड के साथ बाय लगता है। ठीक उसी तरह से कंप्लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया था, मैंने उस में थोड़ी देर पहले बताया था। अब आप याद करके बताइए। 5 सेकंड के टाइम में आपका 5, 4, 3, 2, 1 आपका टाइम खत्म हो गया। कंप्लाई के साथ क्या यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है। तो कंप्लाई के साथ विद लगता है और अबाइड के साथ बाय लगता है। हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, द बोर्ड कंसिस्ट्स डैश अ चेयरमैन, अ डिप्टी चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। इस कमेटी में, इस बोर्ड में शामिल है एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 6 सदस्य। तो इनसे मिलकर के बोर्ड बना हुआ है। तो कंप्राइज के साथ क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है। कंसिस्ट के साथ क्या लगाया जाता है, आप बताइए। आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि कंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। आपका टाइम शुरू होता है 5, 4, 3, 2, 1। आपका टाइम खत्म हो गया। कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे थे। ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था, मुझे पता है, थोड़ी देर पहले ही तो हमने डिस्कशन किया था अभी। तो कंसिस्ट के साथ लगता है ऑफ। ये हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और 20 फिक्स प्रीपोजिशन हमने शुरू शुरू में पढ़ लिया था। तो पिछले वाला, फर्स्ट वाला और ये वाला मिला करके हम लोगों ने 40 फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं। तो देखते हैं अभी कितने दिन चलता है, शायद 3 या 4 दिन इस तरह का और चलेगा। फिर आपको इसी तरह से फिक्स प्रीपोजिशन का ये कोर्स हम पूरा कर देंगे। तो उम्मीद है कि पिछले वाले एपिसोड की तरह ये भी आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया हो तो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बताएं। तो आज का एपिसोड ये कैसा रहा, और आपको अगर कोई सुझाव है, कोई चेंज चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। और इस दुआ और इस प्रार्थना के साथ कि ईश्वर आप सब लोगों को सुखी और सलामत रखे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और हमारे साथ इतनी देर समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।